प्रारंभ करते हैं उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति। उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति, ध्यान से रखना इसको, क्योंकि आगे कन्फ्यूजन होगा हमें पुरापाषाण काल के विभाजनों में, तो उस कन्फ्यूजन का न होने पाए इसलिए उसको पहले आप क्लियर करें। उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति है पुरापाषाणकालीन संस्कृति का जो तीसरा चरण है उसे कहा गया है। यानी हम सबसे पहले पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें फिर जब हम आते हैं पुरापाषाण काल के बारे में तो उसको 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो ये कब हुआ? मध्य पुरापाषाण काल के बाद आया। आगे चल कर के आपको जो ध्यान में रखना है, जो कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए ध्यान में रखना है कन्फ्यूज न हो, क्योंकि आगे चलकर मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि मध्य पुरापाषाण काल तो हम पढ़ चुके। तो यहाँ ध्यान रखना है, पूरा शब्द हट गया और ये पूरा शब्द अपने आप में बहुत बताता है। मध्य पुरापाषाण काल का मतलब पाषाण काल का मध्यम चरण, लेकिन मध्य पाषाण काल का मतलब है कि पूरे जो पाषाण काल है उस पाषाण काल का बिचला हिस्सा, बीच का हिस्सा, मध्य का हिस्सा। तो ये है पुरापाषाण काल का दूसरा चरण बीतने के बाद तीसरी जो चरण चलता है, यानी मध्य पाषाण काल से पहले उच्च पुरापाषाण काल आता है। उस संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? मध्य पाषाण काल से पहले और पुरापाषाण काल का आखिरी चरण, ये है उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति। अब इसमें देखते हैं कि इस संस्कृति की शुरुआत कब होती है। यह संस्कृति होती है प्रति नूतन काल से, जिसे अंग्रेजी में प्लेस्टोसीन कहते हैं। इसके आखिरी चरण से यह संस्कृति प्रारंभ होती है और देश के अनेक हिस्सों से इस तरह की संस्कृति के पहचान के उपकरण और वस्तुएं मिली हैं। क्या उपकरण और वस्तुएं? इसमें अगर हम पूरब की तरफ से चलते हैं तो गोर हिल स्थान है असम में, वहाँ से इस संस्कृति के उपकरण मिले हैं। असम से और हम पश्चिम की तरफ आएँ तो बिहार आते हैं। बिहार में पलामू में इस तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उससे और आगे आएँ या थोड़ा सा दक्षिण का हम हिस्सा ले लें, उड़ीसा की बात करें तो इंद्रावती की घाटियों में इस तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हम उससे और पश्चिम में आते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी जो बांदा क्षेत्र में है, बेलन घाटी से भी इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त होते हैं। हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश तो बहुत अधिक समृद्ध प्रदेश है। इस क्षेत्र में वहाँ वैनगंगा का क्षेत्र, महानदी का क्षेत्र, बाजनेर नदी का क्षेत्र, भीमबेटका का क्षेत्र, सोन घाटी का क्षेत्र या सोना घाटी का क्षेत्र,
इतने स्थानों से हमें उपकरण और वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वे हैं उच्चपुरा पाषाण कालीन। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, वहाँ से भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके उपकरण के चित्र देख लें एक बार फिर से। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है पाषाण उपकरणों का, ये बूढ़ा पुष्कर अजमेर राजस्थान से मिला हुआ उपकरण है। ध्यान रखें कि यहाँ से बूढ़ा पुष्कर राजस्थान से प्राप्त हुआ है और ये उच्चपुरा पाषाणकालीन उपकरण हैं। तो हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो बूढ़ा पुष्कर इसमें नाम आता है। फिर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो अब दक्षिण की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में परवरा नदी है, उसकी घाटियों में भी इसी तरह के अवशेष दिखाई देते हैं। उसी में पाटने क्षेत्र है, जहाँ से उच्चपुरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। वहीं पास में हम बात करें इनाम गांव को ध्यान में रखने का बहुत आवश्यक है। इनाम गांव आगे भी चल कर के हम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में और भी देखेंगे। तो इनाम गांव बहुत समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है। तो इनाम गांव से भी उच्चपुरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो हम आ गए और वहाँ तक महाराष्ट्र के इनाम गांव, और फिर हम बात करें भोकर क्षेत्र का, तो वहाँ से भी इस तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हम बात करें और दक्षिण में चलते हैं उड़ीसा से, तो आंध्र प्रदेश में आते हैं और वहाँ भी समृद्ध परंपरा दिखाई देती है इस संस्कृति की। उपकरणों के संदर्भ में बहुत अधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें नागार्जुन कुंड, करनूल, रेनीगुंटा, बेमुल, पलेरू घाटी, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं। कौन से? नागार्जुन कुंड, कुरनूल, रेनीगुंटा, बेमुल, पलेरू की घाटी। तो आंध्र प्रदेश से इस तरह के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। हम और दक्षिण में चलते हैं कर्नाटक में, तो वहाँ सालवडनी नामक क्षेत्र से इस तरह के उपकरण मिलते हैं और मेरल भावी क्षेत्र से भी इस तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि यहाँ के उपकरणों के साथ ही कार्बन तिथि का भी निर्धारण होगा। इससे हमें तिथि निर्धारण बहुत आसानी होती है कार्बन डेटिंग से, कार्बन तिथि निर्धारण से। और ये सालवडनी और मेरल भावी क्षेत्र से कार्बन तिथि मिल गई, जो लगभग 20,000 ईसा पूर्व के आसपास आती है। जो एग्जैक्ट डेट की बात करें 19,715 से प्लस माइनस 340 बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। आज से कितने पहले? 19,715 वर्ष पहले। उसमें 340 वर्ष और जुड़ सकता है, 340 वर्ष घट सकता है। जहाँ 20,000 की बात हो रही हो वहाँ 340 वर्ष बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कार्बन तिथि मिल जाती है और इससे हमें पता लगता है कि वहाँ इस संस्कृति के अवशेष उस समय थे। उस समय लोग इस तरह के लोग रहते थे जो उच्चपुरा पाषाणकालीन उपकरणों का प्रयोग
कर रहे थे। आगे बात करें तो रेणुगुंटा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बहुत अधिक उपकरण मिलते हैं, अब रेणुगुंटा में फलक, अभी रेणुगुंटा का नाम लिया था, तो रेणुगुंटा में फलक, फलक आप जानते हैं, चिप्पड़ हमने कहा बताया था, जो बड़े से हम पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें से जो भाग निकलता है, एक चिप्पड़ जैसा, जरा थोड़ा लंबा सा, थोड़ा चौड़ा सा, वो फलक होता है। और उस फलक से तक्षणी बनाई गई जिससे हम छील सकें, ब्यूरिन बनाई गई। और बिल्ला सुरगम गुफा, कौन सा? बिल्ला सुरगम गुफा जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से 200 अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। 200 अस्थि उपकरण एक ही जगह, एक जगह इतने सारे उपकरण मिले। यह अपने आप में केवल कहाँ पे मिले? बिल्ला सुरगम गुफा, आंध्र प्रदेश। यह अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑल वाटर्ड, अनवाटर्ड, एरोहेड, डैगर, स्क्रैपर, चीजेल, बेज, एक्सेड और सॉकेट जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। आप देखें कितने तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं, लगभग 9-10 तरह के उपकरण, और 200 की मात्रा में टोटल उपकरण मिला के 200 उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह इस संस्कृति को पुष्ट कर देता है कि नहीं, हर हाल में ये संस्कृति थी भारत में और समृद्ध परंपरा रही है, सांस्कृतिक परंपरा रही है। इस काल की एक खास विशेषता जो दिखाई देती है, उसमें कलात्मक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। ये कलात्मक प्रवृत्तियां अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कलात्मक यानी मनुष्य का ध्यान जब भोजन से आगे बढ़ता है, खाली इस समय होता है, तब उसे कलात्मकता का बोध होता है। कला से वो सौंदर्य प्रदान करता है, आत्म अनुभूति करता है, कला से वो अपनी सुखानुभूति करता है, और उसमें इन्वॉल्व होता है जब पेट भरा हो, खाने को कुछ मिल जाए। यानी अब इनके पास खाने को बहुत सारी चीज़ें हो गई होंगी, तभी तो ये कला की तरफ बढ़ गए। और उसमें भी विशेष बात देखिए कि अस्थि की मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की इस मूर्ति प्राप्त होती है, ये बेलन घाटी से। तो मातृदेवी अपने आप में कई रूप में महत्वपूर्ण है। देवियों में हम जब आगे भी बात करते हैं, जैसे इंडस की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो हम कहते हैं उस समय मातृ देवी की सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हैं, मातृ पूजा होती थी। यानी हमारे यहाँ जो पहले के संबंध आए, जो हमारा मानव जीवन चला है, उसमें माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही है और हम मातृदेवी से ही चालू करते हैं। अपनी पूजा करना है तो मातृदेवी आ गई। अब इसमें पाटने से देखते हैं तो वहाँ शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपरी भाग जो होता है, सल्क भाग होता है, उस पर ज्यामितीय चित्रण किया गया है, रेखाओं से ज्यामितीय चित्रण किया गया। अब यह अपने आप में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। एक अस्थि पर चित्रण करना, मूर्ति बनाना एक बात, और किसी शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपर
वाले छिलके पर बनाना वो बहुत कठिन काम, उस पर भी कलाकारी। इसका मतलब कला की तरफ काफ़ी बढ़ गए। इसका मतलब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें हो गई, फल भी और शिकार भी। फिर बात करते हैं भीमबेटका। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में तो शैल चित्रों का एक सीरीज बन गई है। शैल चित्र यानी गुफाओं में सामान्य तौर पर चित्र बना दिए गए, पर पहाड़ों पर चित्र बना दिए गए, इसीलिए इन्हें शैल गुफा कहा गया है। और तब से अब तक सुरक्षित हैं। देखिए, यह एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि तब से अभी तक शैल चित्र सुरक्षित हैं और भीमबेटका में बनाए गए पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का मतलब हुआ हमारे भारत के मध्य में यह संस्कृति काफ़ी पनपी और लोग अब चित्रण करने लगे, यानी मूर्ति भी बनाने लगे, चित्रण भी करने लगे, ज्यामितीय चित्रण भी करने लगे। तो जीवन निश्चित तौर पर अच्छा हुआ होगा, तभी यह संभव हुआ। इस पूरी संस्कृति का जो कालखंड है लगभग 30,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक यह संस्कृति चलती रही। और जैसे हमने पहले भी बताया था, पिछले एपिसोड में बताया था कि यह इसलिए होता है, जैसे हम देखते हैं 20,000 वर्ष का अंतर है, कहीं पर ये 10,000 ईसा पूर्व में ख़त्म हो जाता है और कहीं पर ये उससे भी पहले चलता रहता है, उससे बाद चलता रहता है, 30,000 से चालू हो जाता है। इसका कारण वही है कि कोई भी संस्कृति जब समाज में आती है, फैलती है, तो कहीं के लोग उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ विकसित हो जाती है। कहीं पर वह संस्कृति एक्सेप्ट करने में, प्रयोग करने में टाइम लग जाता है, इसलिए इतना लंबा गैप चलता है। तो इस काल में हम पहले खंड में इन सबको देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि इस काल में लोग शैल चित्रण भी करना जान गए, ज्यामितीय चित्रण भी करना जान गए, मूर्तियां बनाना जान गए और उपकरणों की तो एक सीरीज बन गई बहुत लंबी। कई तरह के उपकरण, 10 तरह के, 15 तरह के उपकरण मिलने लगते हैं, वो भी हड्डियों के, यानी हड्डी भी बहुत मिल गई। हड्डी बहुत होने का मतलब बहुत अधिक शिकार। शिकारियों को जो हड्डी मिली, उन हड्डियों का प्रयोग फिर उपकरण बनाने में कर दिया, मूर्ति बनाने में कर दिया। तो यह एक अपने आप की विशेष बात दिखाई देती है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि मध्य उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति जो प्लेस्टोसीन से चालू होती है, यह अपने आप में एक समृद्ध परंपरा लेकर आती है। हमारे भारत के लोग, हमारे पूर्वज काफ़ी विद्वान, शांति प्रिय, धार्मिक और कलाकार बन चुके थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज इतना ही करेंगे, शेष अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।